हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौधरी फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र अपना टॉपिक चल रहा था। और रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हमने ये देखा था कि भाई जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एक सर्कल के रूप में क्या करता है, घूमता रहता है। यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक क्या करता है, वो घूमता रहता है। अब इस ब्लड को सारे ऑर्गन्स में घुमाने के लिए जिन जिन अंगों की आवश्यकता होती है, उन अंगों के समूह को क्या बोला था हमने, रक्त परिसंचरण तंत्र बोला था। अब हमने भैया देखा था कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो ब्लड वाला पोर्शन, एक ऑर्गन वाला पोर्शन। ऑर्गन वाले पोर्शन के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था अपना हार्ट, और एक हमने पढ़ा था अपना रक्त वाहिनियां। फिर हमने जो हार्ट आपकी उसकी शेप देखी थी कि हार्ट कैसे काम करता है, कैसे नीले आलिंद काम करते हैं, आलिंद क्या होता है, चैम्बर कितने होते हैं, कैसे नीले पंप करता है, और कैसे उस नीले द्वारा पंप किए हुए ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचा जाता है। वहां से रक्त शुद्ध होकर वापस हार्ट के पास आता है। हार्ट के पास आने के बाद में नीले वापस पंप करके उसको शुद्ध रक्त को पूरे अंगों तक पहुंचाता है। ये हमने कल लास्ट वाली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है। तो हमने हार्ट का फंक्शन पढ़ लिया था, हार्ट होता क्या है, हार्ट की शेप कैसी होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, और हार्ट का फंक्शन भी हमने देख लिया था। ठीक है। अब एक छोटा सा नोट लेंगे, उससे आपकी पूरी जो क्लियरिटी है वो क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। देखो, नोट के अंदर हम क्या देंगे भाई, ब्लड चला था वो कहाँ से चला था भैया, ब्लड चला था ऑर्गन से, यानी अंगों से ब्लड चलता है। और कहाँ जाएगा ये भैया, इसको लेके जाएगी आपकी शिराएं, या इससे भी कम देखो तो एक होती है केसिका, और केसिका से आगे होती है आपकी क्या, ये आपका अंग है। अंग पे पाई जाती हैं बहुत सारी पतली पतली रक्त कोशिकाएं, जिनको केशिकाएं बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपकी केशिका। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, कैपिलरी। अब ये केशिकाएं आगे किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, शिराओं में। किसमें, शिराएं। अब ये शिराएं आगे जाके किस में बदल जाती हैं, महाशिरा में। ये आपकी क्या हो गई, महाशिरा। महाशिरा से ब्लड आपका कहाँ आता है, हार्ट के पास आता है। किसके पास आता है, हृदय के पास आपका ब्लड आता है। ये प्रोसेस पढ़ी थी हम, हृदय के आलिंद भाग में आता है भाई, ये बोलते हैं हार्ट के पास आएगा। ठीक है। उसके बाद में देखो, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, वापस फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास जाएगा, फेफड़े इसको क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। वापस कौन लेके आएंगे इनको, इनको लेके आएंगे वही किसके पास, हृदय के पास। हृदय से फिर वापस ब्लड कहाँ जाएगा, महाधमनी। महाधमनी से धमनी, धमनी से फिर आगे क्या हो जाएंगे, आपकी कैपिलरीज हो जाएंगी। और ये कैपिलरीज वापस किससे कनेक्ट हो जाएंगी, ऑर्गन्स से। ठीक है। तो ऐसे आपका ब्लड चल रहा है, ऐसे चल रहा है आपका ब्लड। ये देखो, तो फेफड़ों के पास ब्लड कितनी बार गया भैया, एक बार जाता है। हृदय के पास ब्लड कितनी बार आता है, दो बार आता है। फटाफट इसको नोट करेंगे कि रक्त का परिसंचरण कैसे। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं भाई, एक सर्कल बन रहा है, इस सर्किल की वजह से इसको बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्किल की वजह से इसको क्या बोला जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। सभी को समझ में आ रहा है। शिराएं क्या होती हैं, जो अशुद्ध रक्त लेके आती हैं। तो ऊपर वाला ब्लड कौन सा होगा, अशुद्ध। ठीक है। और हृदय फेफड़ों के बाद में रक्त कैसा हो जाता है, शुद्ध। तो ये कौन सा रक्त है,
ये आपका अशुद्ध रक्त है, और ये कैसा है? शुद्ध। यहाँ पे भी कौन सा रक्त आएगा? शुद्ध रक्त आएगा। ठीक है। और ऊपर वाला भाग होता है वो हृदय का कौन सा होता है? कौन से भाग में अशुद्ध रक्त होता है? दाएं भाग में। और बाएं भाग में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे। ये आपकी क्या है? आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसका क्या है? डायग्राम है। लिख लिया होगा। चलिए अब देखो, हमने हार्ट पढ़ लिया, हमने रक्त वाहिनियां पढ़ ली, रक्त कैसे चलता है वो पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे रक्त के बारे में, ब्लड क्या होता है। तो आप दूसरा जो पोर्शन अपना, पहला अंग वाला पोर्शन था जिसमें हार्ट और रक्त वाहिनियां थी, अब दूसरा पोर्शन अपना कौन सा हो जाएगा? ब्लड वाला हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, दूसरी हेडिंग आप क्या लगाएंगे? रक्त, ब्लड। यानी रुधिर। होता क्या भैया ब्लड? सीधी सी बात है, ब्लड क्या है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। ये पढ़ते हैं हम, ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक होता है। अब यह होता क्या है संयोजी उत्तक? संयोजी उत्तक वे उत्तक होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है, तो उससे क्या हो गया? उत्तक हो गया। संयोजी उत्तक का मतलब ये पूरे शरीर को जोड़ता है। यानी आप यहाँ सर से एडी से लेकर चोटी तक अगर आप क्या करोगे, चोट लगती है आगे आपको, तो सारे भाग में क्या होता है? आपका ब्लड होता है। एडी से लेकर चोटी तक सारे भाग में क्या होता है? ब्लड होता है ना। अगर वहां ब्लड है, इसका मतलब ब्लड पूरी बॉडी को जोड़ के रख रहा है। और जोड़ने का मतलब कनेक्टिव, मतलब संयोजी। इसलिए ब्लड क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। अब ब्लड में बहने का गुण होता है। ब्लड बहता है ना भाई? हाँ, रक्त बहता है, तो रक्त बहता है इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा? तरल भाग होगा ही। इसलिए इसको बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। तो रक्त एक प्रकार का क्या होता है भैया? तरल संयोजी ऊतक होता है। तो लिखेंगे यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है। लिक्विड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि भैया तरल संयोजी ऊतक क्यों होता है? क्योंकि ये एक प्रकार बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, इसलिए ऊतक है। ये क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए ये क्या ऊतक है। और संयोजी मतलब पूरी बॉडी को जोड़ के रखता है, और बहने का गुण इसलिए तरल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है भाई। हाँ चलिए नेक्स्ट, यह क्या होता है? एक कोलोइड होता है। यह कोलोइड क्या होता है? कोलोइड, इसे सिंपली आप ये समझ लो, कोलोइड वो पदार्थ होते हैं जिनमें द्रव्य भाग भी होता है और सॉलिड भाग भी होता है। लेकिन द्रव्य भाग अधिक होता है, इसलिए कोलोइड हमेशा तरल पदार्थ में पाए जाते हैं, तरल रूप में पाए जाते हैं, गाढ़ा रूप होता है इसका। ऐसे पदार्थ जिनमें तरल और सॉरी हाँ, तरल भाग एवं सॉलिड भाग यानी ठोस भाग दोनों उपस्थित होते हैं, वो सारे सारे क्या होते हैं? कोलोइड होते हैं। तो रक्त एक प्रकार का कोलोइड भी है। क्यों है भैया? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें तरल भाग भी होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और इसमें सॉलिड यानी ठोस भाग भी होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये होती हैं। इसलिए ये क्या होता है? आपका कोलोइड होता है।
तो ब्लड एक प्रकार का क्या हो गया, कोलोइड हो गया। और भैया यह एक मीजोडर्मिक ऑर्गन होता है। भैया ऑर्गन भी होता है ब्लड, बिल्कुल होता है। अंग एक होता है ब्लड आपका, मीजोडर्मिक ऑर्गन होता है। क्या होता है मीजोडर्मिक ऑर्गन, कोई बता सकता है? मीजोडर्मिक ऑर्गन क्यों बोलते हैं भैया? ब्लड क्या एक प्रकार का अंग है? बिल्कुल अंग है। ब्लड एक उत्तक भी है, ब्लड एक कोलोइड भी है, ब्लड एक क्या है, अंग भी है। अगर आपको अंग ऑप्शन दे तो ब्लड अंग होता है। कैसे होता है देखो, जब बच्चे का निर्माण होता है माँ के पेट के अंदर, जब बच्चे का निर्माण होता है तो वो 3 लेयर से होता है। सिर्फ ऐसे है नहीं कि भाई बच्चे जन्मते ही उसमें पहले पैर बन गया, टांग बन गई, ऐसा नहीं होता है। वो क्या लेयर बाई लेयर क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, 3 लेयर बनती है जब बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, और 3 लेयर के अंदर 3 लेयर होती हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्मिस। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्मिस। दूसरी होती है, इसको बोलते हैं मीजोडर्मिस। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मीजोडर्मिस। इसको क्या बोलते हैं? मीजोडर्मिस। अंदर वाली होती है, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। इसको क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। तो ये जो लेयर होती है आपकी, ये एंडोडर्मिस आपकी। ठीक है भाई, अंदर अंदर वाली क्या है? एंडोडर्मिस है। बाहर वाली क्या है? एक्टोडर्मिस। बीच वाली मेसोडर्मिस। तो आपका जो हर्ट है, आपका जो ब्लड है, ये सारे के सारे किससे बनते हैं? मीजोडर्मिस लेयर से बनते हैं, बीच वाली लेयर से बनते हैं। इसलिए इसको कौन सा अंग बोला जाता है? मीजोडर्मिक ऑर्गन बोला जाता है। ब्लड को क्या बोला जाता है? मीजोडर्मिक ऑर्गन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भैया ये हमारे जब शरीर में जब अंगों का निर्माण होता है, तब 3 प्रकार की क्या बनती हैं? लेयर बनती हैं। और उस लेयर में जो मिडजोडर्मिस जो लेयर होती है, उससे आपके रक्त और हृदय का निर्माण होता है। इसलिए हृदय और रक्त को क्या बोला जाता है? मिजोडर्मिक ऑर्गन बोला जाता है। बताओ किसी को दिक्कत है यहां तक? क्यों बोला जाता है, समझ में आ गया? तो आपका ब्लड एक प्रकार का क्या होता है? अंग भी होता है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करेंगे। अच्छा भैया, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? ब्लड कैसा होता है? तो ब्लड की जो पीएच मान है, ब्लड का जो पीएच मान वो लगभग 7 पॉइंट क्या होता है? 4 होता है। यानी ये कैसा होता है? क्षारीय, यानी बेसिक मीडियम में होता है आपका ब्लड। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं ब्लड के बारे में और चीजें। लिख लिया होगा? चलिए अब देखो, ब्लड मेजोडर्मिक ऑर्गन हो गया, ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 हो गया। ये क्या होता है? प्रकार का कोलोइड होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? सॉलिड और लिक्विड दोनों पार्ट पाए जाते हैं। ये एक प्रकार का क्या होता है? संयोजी, तरल संयोजी ऊतक होता है। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखेंगे ब्लड की मात्रा, ब्लड के अंदर कैसे क्या होता है, ब्लड कितनी मात्रा में पाया जाता है, इसका जो मात्रा होती है एक स्वस्थ मनुष्य में। तो मनुष्य के अंदर देखो 2 कंडीशन होती हैं, एक तो महिलाएं और एक पुरुष। एक आपकी फीमेल, एक आपकी मेल। तो फीमेल के अंदर वो होता है आपका 5 से लेके, सॉरी,
5 से लेके 6 लीटर। चार से 5 लीटर। और जो मेल्स होती हैं उनमें होता है 5 से 6 लीटर। इतना ही होता है। महिलाओं में कितना होता है? 4 से 5 लीटर। पुरुषों में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। समझ में आ रही है सबको? हाँ जी भैया, सबको आ रही है। ठीक है, चलिए ये बात कर रहे हैं हम एडल्ट्स की। ठीक है, एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। किसके अंदर? पुरुष के अंदर। और फीमेल यानी फीमेल के अंदर कितनी होती है? 4 से 5 लीटर होती है। समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है भैया, चलो। एक होता है इसमें कोलेस्ट्रोल। इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल कितना होता है? उसकी अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो हम 250 200 से 250 ग्राम पर डेसीलीटर मानते हैं। कितना मानते हैं? 200 से 250 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ये मानते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर इतना क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अगर इसकी मात्रा बढ़ गई तो हार्ट अटैक के क्या बन जाते हैं? चांस बन जाते हैं। इसमें लिख लेंगे कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा अधिकता से हार्ट अटैक। ठीक है, अधिक मात्रा से क्या जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है। समझ में आ रही है सबको? हाँ जी भी आ रही है, चलिए। और रक्त में क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? कितना होता है? तो हीमोग्लोबिन की भी दो कंडीशन हो जाएंगी। पहली आपकी मेल में, दूसरी आपकी फीमेल में। तो मेल में तो कितना होता है? 14 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें कितना होता है? 10 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण अपने ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करेंगे। हो गया सबको? चलिए अब ब्लड का कंपोजिशन पढ़ते हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है। ठीक है, या फिर एक बार और देखोगे आप, एक पॉइंट और देखोगे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है?
चलिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है आपका 120/80 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे डिजाइन से लिख लेते हैं, अच्छा दे रखा है इसका ऑप्शन, वो यूज में लेते हैं। 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसके बीच में ये लगा देंगे आप, 120/80 mmHg होता है। ठीक है, देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर, ये होता है आपका सामान्य बीपी। अगर हम बात करें इसमें पहला हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, और दूसरा हम बात करें तो लो ब्लड प्रेशर। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों क्या होती हैं देखो, अरे यार, चलिए, हाई बीपी और एक होती है आपकी लो बीपी। अगर हाई बीपी होती है तो वो होती है 140/90 mmHg से ऊपर, और लो बीपी होती है वो होती है 90 से 60 mmHg से नीचे। अगर किसी बंदे को 140/90 mmHg से क्या आ रही है, ज्यादा ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो उसकी बीपी हाई होती है। और अगर इससे कम आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? लो बीपी बोलते हैं। 90 से 60 mmHg से कम आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं? लो बीपी बोलते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, फिर देखेंगे रक्त दाब मापने का यंत्र। रक्त दाब मापने का यंत्र, इसको बोलते हैं स्पाइगमो मैनोमीटर। स्पाइगमो मैनोमीटर, हिंदी में इसको बोलते हैं स्पिगमो मैनोमीटर। ठीक है भाई। जो आप डॉक्टर आपकी बीपी चेक करता है तो वो एक इंस्ट्रूमेंट लेके रखता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्पिगमो मैनोमीटर बोलते हैं। हो गया सबको? चलिए, अब देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन, रक्त का संगठन। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का संगठन। रक्त बना कैसे होता है? ये दो प्रकार से बना होता है। एक मैंने बताया था, ये क्या होता है? कोलोइड होता है, इसलिए इसमें क्या होते हैं? सॉलिड पार्ट भी होते हैं, इसमें लिक्विड पार्ट भी होते हैं। तो इसमें तरल भाग होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो सॉलिड भाग होते हैं उसको बोलते हैं कार्पल्स। उसको क्या बोलते हैं? अब देखो, प्लाज्मा यानी इसको हिंदी में प्लाज्मा ही बोलेंगे, और कार्पल्स इसको बोलते हैं कणिकाएं। इनको क्या बोलते हैं? कणिकाएं।
प्लाज्मा होता है वो कितना परसेंट होता है भैया, ये होता है आपका टोटल ब्लड का 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है। और जो कणिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? वो भैया होती हैं आपकी 45% होती है। कितनी परसेंट होती है? 45% होती है। अब देखेंगे इसमें, इसमें क्या होती हैं? इनमें पाई जाती है आपका, ये क्या होता है? तरल भाग होता है। ये क्या होता है आपका? तरल भाग होता है ना, लिक्विड पार्ट होता है। और ये क्या होता है आपका? सॉलिड भाग होता है। ये क्या होता है आपका? ठोस भाग होता है। ठीक है। और ये क्या होता है आपका? लिक्विड पार्ट होता है। एक सॉलिड पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट होता है। अब लिक्विड पार्ट के अंदर क्या पाया जाएगा? पानी। तो इसकी प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या क्या होते हैं? इसमें पाए जाते हैं क्या क्या आपके, देखो। एक होता है आपका जल, एक इसमें पाई जाती है प्रोटीन, और इसमें क्या पाए जाते हैं? लवण। यानी कि वाटर, प्रोटीन और सॉल्ट। तीन क्या पाए जाएंगे इसमें? कंपोजिशन पाए जाते हैं। क्या पाया जाएगा? वाटर। इसमें क्या पाया जाएगा? प्रोटीन। और क्या पाए जाएंगे? सॉल्ट। ठीक है, तीन कंपोजिशन होते हैं। उसके बाद में इसमें पाई जाती है आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये कंपोजिशन किसका होता है? कार्पल्स का होता है। आरबीसी होती है रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आपको पता ही है, इसको बोलते हैं बिम्बाणु। ये तीन प्रकार की क्या पाए जाते हैं? सॉलिड पार्ट पाए जाते हैं। इधर प्रोटीन पाई जाती हैं, वो बहुत प्रकार की पाई जाती हैं। तो इसमें प्रोटीन कौन कौन सी होती है वो सारी हम लिख लेंगे। एक बार आप इतना डायग्राम बना लेंगे। फटाफट इसको डायग्राम को बनाएंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड आप क्या लगा देंगे? हेडिंग लगा देंगे। उसके बाद में लिख सकते हो आप। चलिए, लिख लिया। पहली हेडिंग लगाएंगे प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा? प्लाज्मा भैया होता है अपने ब्लड का तरल भाग। तो ये लिखेंगे यह है रक्त का
तरल भाग होता है। ठीक है, और यह रक्त का 55% भाग बनाता है। कितना प्रतिशत? 55% भाग बनाता है। उसके बाद में आप क्या बोलोगे? उसके बाद बोलोगे कि इसमें प्रोटीन पाई जाती है, इसमें इसमें निम्न तत्व पाए जाते हैं। क्या पाया जाएगा? पहला आपका जल, दूसरा आपका प्रोटीन, तीसरा आपका क्या होता है? लवण। जल कितना परसेंट होता है? 90 से 92% होता है। प्रोटीन होती है 7% के समथिंग, और बच गया कितना? 1% क्या होते हैं आप इसमें? साल्ट्स होते हैं। ये आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब इसमें जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन कौन कौन सी होती है? तो प्रोटीन एक तो होती है आपकी ग्लोबुमिन, दूसरी होती है आपकी फाइब्रिनोजन, ठीक है, एक होती है आपकी थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं उसको, एक अंडे की एल्बुमिन प्रोटीन भी इसमें होती है। तो ये कुछ प्रकार की क्या पाई जाती है? इसमें प्रोटीन पाई जाती है, ये भी आप देख लेंगे। ये प्लाज्मा वाला भाग है आपका। तो प्रश्न ये पूछा जाता है इसमें कि प्लाज्मा के अंदर सॉरी ब्लड का कितना भाग होता है? तो 55% भाग होता है। एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि भाई प्लाज्मा के अंदर जो पानी होता है उसका अनुपात कितना होता है? तो वो 90 से 92% होता है। प्रोटीन कितनी प्रतिशत होती है? तो 7% होती है। 6 से 7% भी दे सकता है, लेकिन 7 के अराउंड होती है, याद रख लेंगे आप। और लवण कितने होते हैं? 1% होते हैं। प्रोटीन कौन कौन सी होती है? ग्लोबुमिन प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, एल्बुमिन होती है। ठीक है, लिखेंगे फटाफट इसको। जी, लिख लिया? बोले तू जितना गिरा के देख सकता है उतना गिरा के देख ले। जितना तू गिरा के देख सकता है उतना गिरा के देख लिए, तू जितना हरा के देख सकता है उतना हरा के देख ले। मेरा आत्मविश्वास इतना है कि मैं जीत जाऊंगा अपनी हर एक हारी हुई बाजी को। मैं जीत जाऊंगा अपनी हर हारी हुई हर एक बाजी को। तू अपने शतरंज के हर एक खाने में अपना वजीर सजा के देख ले, अपना वजीर सजा के देख ले। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, है ना? खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आत्मविश्वास के साथ ही सारी चीजें चलती हैं। जब तक आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, तब तक आप क्या नहीं कर सकते? किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते। तो एजुकेशन की ले लो, चाहे बिजनेस की ले लो, चाहे किसी भी चीज की ले लो, जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हाँ, तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। इसलिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। तो प्लाज्मा वाला समझ में आ गया पोर्शन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कार्पल्स वाला भाग। और कार्पल्स वाले भाग में पहले हेडिंग आप लगाएंगे आरबीसी, रेड, क्या लगाएंगे? आरबीसी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेड ब्लड कार्पल्स। क्या होती हैं आरपीसीज? ठीक है, और कैसे काम करती हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका। या लाल रक्त कोशिका भी बोल दो इसको। तो इसकी संख्या कितनी होती है, कैसे काम करती है? देखो, रक्त का लाल रंग आरबीसी के कारण ही होता है। रक्त का लाल रंग आरबीसी के कारण ही होता है, क्योंकि आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है वो लिखेंगे हम। तो आरबीसी की जो स्वस्थ मनुष्य में संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन। कहने का मतलब
45 लाख से 55 लाख। एक रेंज होती है, किसी में क्या मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, किसी में कम भी मिल सकता है, किसी में 65 लाख भी हो सकते हैं, किसी में 60 लाख भी हो सकते हैं। लेकिन एवरेज रेंज क्या होती है, यही होती है। या 6.6 कर दो, 45 लाख से 6, 6.5 लाख कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या कर दोगे, 6.5 कर दो। ये रेंज लास्ट मिल सकती है आपको, तो रेंज मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। क्या बन रहा है यार, ठीक है। ये क्या होती है, अब इसका जीवन काल कितना होता है, भाई कितने दिन जिंदा रहती है ये। इसका जीवन काल देखते हैं, इसका यानी टाइम पीरियड, यानी लाइफ टाइम। इसका जीवन काल कितना होता है, तो वो होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन होता है, 120 डेज होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 डेज, 120 दिन होता है। इसकी आकृति कैसी होती है, इसका जो शेप है वो कैसा होता है, वो होता है आपका गोलाकार। कितना हुआ है, गोलाकार। अब देखो इसका डायग्राम मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपके आरबीसीज हैं, गोलाकार है ना, गोलाकार ही तो है। बीच में से दसी होती, चपटी होती है बीच में से, है ना। ये आपका क्या है, आरबीसी है। बताओ किसी को दिक्कत है, संख्या कितनी होती है, 4.5 से 6.5 मिलियन। मिलियन का मतलब 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 45 लाख से 65 लाख हो गई। ठीक है, इसका जीवन काल इतना होता है, आकार इतना होता है। ये बनती कहाँ है, इसका निर्माण कहाँ होता है, वो अभी हम देख लेते हैं। तो लिखेंगे आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का निर्माण दो जगह होता है, एक तो होता है लीवर में, और एक होता है अस्थि मज्जा में। लीवर तो लीवर हो गया यानी यकृत हो गया, और अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो हो गया। छोटे बच्चे होते हैं जो भ्रूण में होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, भ्रूण में क्या बनता है, कहाँ बनता है, लीवर में। और जन्म के बाद कहाँ बनता है, बोन मेरो में बनता है। बोन मेरो क्या होती है भैया, दिखा देते हैं अभी। ये आपकी क्या होती है, बोन मेरो होती है। ठीक है, और ये बोन मेरो दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी रेड वाली, ये रेड बोन मेरो है। रेड वाली जो बोन मेरो है, ये क्या करती है, आरबीसी का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, रेड ब्लड सेल देखो ये रहा, इसका निर्माण करती है कौन, रेड बोन मेरो। ये जो हड्डियों के बीच में जो खोखली जगह पाई जाती है ना, इसको क्या बोलते हैं, बोन मेरो बोलते हैं। हड्डियों के बीच में जो खोखली जगह पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, बोन मेरो बोलते हैं।
समझ में आ रहा है सबको? चलिए, इसका निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख रखा है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों का निर्माण कहाँ होता है? यही होता है। प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी तीनों का निर्माण रेड बोन मेरो में ही होता है, यानी बोन मेरो में ही होता है। बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं है भैया? चलिए तो आगे देखते हैं, नहीं है तो फिर दिक्कत। फिर भैया अगर ये बोन मेरो है, ये निर्माण तो कर रही है, लेकिन जब आरबीसी है, ये क्या हो जाती है? इसका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन बाद में ये मर जाती है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान, ये मरती जाती कहाँ है? आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड कौन होता है? तो बोला होता है भी आपका पलीहा बोल दो, या तिल्ली बोल दो, या इसको बोल दो स्प्लीन। तीनों एक ही नाम है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड का कब्रिस्तान कौन होता है? पलीहा या तिल्ली होती है। जब 120 दिन के बाद में आरबीसी मर जाती हैं, तब ये कहाँ जाके स्टोर हो जाती हैं? कब्रिस्तान में। मरी हुई चीजों को कहाँ दफनाया जाता है? कब्रिस्तान में। इसलिए पलीहा, तिल्ली या स्प्लेन को क्या बोला जाता है? कब्रिस्तान बोला जाता है। अगर आपको पलीहा या तिल्ली ऑप्शन नहीं मिले, तो दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? लीवर। क्या मिलेगा? लीवर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, फिर होता है आरबीसी का ब्लड बैंक या ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी क्या होता है? भाई जहां ब्लड क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है, वहीं से क्या हम करेंगे? ब्लड को लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? यही पलीहा तिल्ली हो जाएंगे आपके आंसर। पलीहा, तिल्ली या स्प्लीन, इसको क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोला जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड क्या होता है? वही पलीहा तिल्ली होती है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी जाके क्या होती है? स्टोर होती है। ठीक है भाई। एक चीज और देखना आप, आरबीसी होती है, इनका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स क्या बोलते हैं इनको? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्लियर है जी? फटाफट इसको नोट कर लेंगे। तो ये था अपना आरबीसी वाला पार्ट। आरबीसी में और कुछ चीजें हैं जो भी कल पढ़ेंगे हम, है ना? हाँ, तो ये कुछ कुछ बेसिक्स तो आपके आरबीसी की मैंने पढ़ा दिया। अब आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी की कमी से क्या होता है, दिखता से क्या होता है, इसमें संबंधित रोग क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम कल पढ़ लेंगे, है ना? तो ये आपके आरबीसी की क्या थी? बेसिक्स जानकारी थी। बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। क्लास पसंद आई तो इसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।